हेलो एवरीवन, आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। देखेंगे पावर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझते हैं क्या? तुम्हारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, चाहे वो हीटर हो, गीजर हो, फ्रिज हो, एसी हो, कुछ भी हो, उसमें करंट फ्लो होता है। किस तरह की एनर्जी कंज्यूम होती है? वो एनर्जी जो कंज्यूम होती है वहां पे जितने भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या, थोड़ा सा समझते हैं। मान लो ये वायर है और इस वायर में तुमको इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो अपने मन से फ्लो नहीं होंगे, वो जिगजैग मोशन करते हैं। जब तक तुम इसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू नहीं करेंगे और इधर करंट नहीं फ्लो होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। भाई इलेक्ट्रॉन पता है ना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल और करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। लेकिन ये सेल क्या कर रहा था? ये इन दोनों एंड्स के अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा था, जिससे इलेक्ट्रॉन मजबूर हो गए एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर मूव कराना होगा तो भाई अंदर की बात क्या है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी होगी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन देगा, तुम या हम? वो देगा ये सेल या फिर ये बैटरी। तो सेल या बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को एनर्जी देता है मूव करने के लिए, और जो एनर्जी वो दे रहा है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो अप्लायंस कंज्यूम करती है। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं तो ये समझो, पोटेंशियल डिफरेंस याद होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, इट इज W by Q, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एक बात बताओ, यानी कि इसका मतलब चार्ज को मूव कराया जाएगा किसी भी कंडक्टर के थ्रू तो कुछ न कुछ तो वर्क होगा। तो जब चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होगा तो वही वर्क अगर कहीं हो रहा है, इसका मतलब है सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तुम अगर कोई काम करते हो तो तुम्हारी बॉडी से एनर्जी कंज्यूम होती है कि नहीं? इसका मतलब कोई वर्क अगर कर रहा है तो कहीं न कहीं एनर्जी कंज्यूम होगी। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट अपने दिल और दिमाग में बैठा लो क्या, कि whenever work is being done, whenever work is being done, certain amount of energy will be consumed, ये बात दिमाग में बैठा लो कि वर्क होगा तो सर्टेन अमाउंट में एनर्जी कहीं कहीं कंज्यूम होगी। अब आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस W by Q था भाई, तो यहां से W क्या हो गया, VQ। क्या हो गया? VQ। बट तुमको मैंने अभी बताया कि whenever the work is being done certain amount of energy is consumed। इसका मतलब कि भाई सेल बैट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा था तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था। तो यही जो वर्क हो रहा है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में, इस चार्ज को मूव कराने में जो वर्क हो रहा था, ये एक्चुअली यही है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी हमें मालूम हो गया, तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई W इज इक्वल टू E। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E बोल दो तो आप W की जगह पे E लिख दो तो E इज इक्वल टू VQ। E क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अच्छा चलो, तुमको पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी I इज इक्वल टू Q बाई T। तो बोलो Q इज इक्वल टू क्या होगा? IT। फ्रॉम दिस रिलेशन Q के जगह पे IT रखो तो E इज इक्वल टू क्या? V तो पहले से था, Q के जगह पे IT लिख दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया कितना? VIT। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ जाए हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ मुझे कि भाई ओम्स लॉ तुम्हें पता है? पता है? नहीं पता है? देखो जाके वीडियो,
तो V इज इक्वल टू क्या था ओम्स लॉ से IR। तो अगर हम इसके जगह पे V की जगह पे IR रखें यहाँ पे, तो V की जगह पे रखो IR इंटू IT। तो I इंटू I क्या हो गया, I स्क्वायर RT। ये एनर्जी I स्क्वायर RT आ गई। यही जूल्स लॉ फिटिंग भी है, हीटिंग इफेक्ट में और बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो ये हो गया। अच्छा, अगर V इज इक्वल टू IR है तो क्या यहां से I इज इक्वल टू V बाई आर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे I के जगह पे V बाई आर लिखो, तो यहाँ I स्क्वायर लिखा है तो V बाई आर का स्क्वायर करोगे तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा इंटू RT। स्क्वायर से R कैंसिल, तो E इज इक्वल टू हो गया V स्क्वायर बाई आर इंटू T। ये फार्मूला हो गया, ये और ये मेन फार्मूला ही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, VIT है, यही I स्क्वायर RT है, यही V स्क्वायर बाई R इंटू T है। ये है टोटल V स्क्वायर I स्क्वायर RT। तो VIT I स्क्वायर RT इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें VIT पता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस फार्मूले से निकालना, अगर IR और T का पता है तो ये फार्मूला यूज कर लेना, VR और T का पता है तो ये फार्मूला यूज कर लेना, तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे पावर की। एक बात बताओ, अगर मैं तुमको कहूं कि तुम अपने कमरे में का आजकल लॉकडाउन में खूब काम कर रहे होगे, घर के साफ सफाई कर रहे होगे ना, अगर तुमको एक कमरे में पोछा लगाने के लिए कहूं, अभी मैं सीरियस मत हो जाना, मतलब अगर तुमको एक कमरे में पोछा लगाना है और तुम जो है उस एक कमरे में पोछा लगाने में 3 घंटा लगा दिए, और भाई तुम्हारा छोटा भाई 1 घंटे में पोछा लगा के फिट कर दिया, तो भाई रेट ऑफ वर्क किसका ज्यादा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका ज्यादा हुआ, तुम्हारे छोटे भाई का, क्योंकि वो कम समय में वही काम करा। काम एक था, W एक ही था भाई, W मतलब वर्क, सेम वर्क है, सेम वर्क था और टाइम डिफरेंट है। जिसने कम समय लिया होगा उसका पावर ज्यादा रहा होगा। इसको और बेहतर समझाता हूं, यहां देखो। पहले हम लोग पावर को समझेंगे, पावर क्या है। पावर का मतलब क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब P इज इक्वल टू W बाई T, ये हो गया। इसका मतलब तुम्हारा भाई 1 घंटे में पोछा लगाया तो उसका पावर ज्यादा हुआ, तुम वही काम वही सेम वर्क तुम 3 घंटे में कर रहे हो, तुम्हारा भाई 1 घंटे में कर रहा है, तो वो 1 घंटे में कर रहा है, यानी टाइम कम लगा तो पावर उसका ज्यादा हुआ। तो भाई किसी वर्क को कितने टाइम में तुम करते हो, यानी यहां पर इन दोनों में बड़ा खतरनाक रिलेशन है, इनको समझो। पावर वर्क तो सेम है, एक ही काम को कोई कम समय में कर रहा है, कोई ज्यादा समय में कर रहा है, तो जो कम टाइम में कर रहा होगा उसका मतलब उसका पावर ज्यादा है। अब लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम केवल पावर की बात नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर की बात होगी, हमारा सिलेबस ये कहता है इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। तुम कभी भी मार्केट में कोई भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस खरीदने गए होगे, तुमने एक बल्ब खरीदा होगा, तो उस बल्ब पे आपको लिखा हुआ मिलता होगा कि 100 वाट 220 वोल्ट, मतलब जो आपने बल्ब खरीदा उसका पावर इतना कंज्यूम करेगा और इतने वोल्टेज पे वो ऑपरेट होगा। ये मतलब होता है जितने भी हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं लगभग वो 220 वोल्ट पे डिजाइन किए जाते हैं। पावर सबका अलग अलग होता है, पावर सबका अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या, अब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपने समझ लिया है कि ये W क्या था, यही भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इस पावर को अगर हम सिंपल पावर ना बोल करके अगर हम इलेक्ट्रिक पावर बोल दें, क्या बोल दें, इलेक्ट्रिक पावर, तो इस W की जगह पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख दो और यहां पे टाइम है, ये T की जगह पे टाइम लिख दो।
तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या होगी, द रेट, टाइम का मतलब रेट, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब इसको आप लिख लेना कॉपी पेन लेकर के, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो भाई यही W था जो तरह तरह के खेल दिखा रहा था। चलो तो भाई पावर था P = W/T। अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं, पहला फॉर्मूला ये हो गया। अब ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी में W जब भी देखना तो तुम्हारे दिमाग में वर्क नहीं, वर्क इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ पे W का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि whenever the work is being done certain amount of energy will be consumed। ओके, तो अब जरा थोड़ा इनको आगे बढ़ाएं, क्या करते हो, बढ़ाएं इसको आगे। चलो थोड़ा इनको आगे लेके चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूले हमको मिलेंगे। तो भाई मेरे पास था P = W/T। चलो पहला फार्मूला ये था पावर का, हमारा इलेक्ट्रिक पावर का। आगे इसको एक्सपेंड करेंगे, आपको मालूम है V = क्या, W/Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से देख लो, तो यहां से W = क्या, VQ, यहां पे रखो, तो W की जगह पे VQ लिख दो, अपान T है तो T केवल इनके पास रख दो। तो अब क्या होगा, ये Q/T क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, अरे कुछ याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। I रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T मतलब I, तो T = क्या आ गया, VI। अच्छा ओम्स लॉ से V = IR, तो यहाँ पे P के जगह V के जगह पे IR रखोगे तो IR × I, तो P = I²R आया। अच्छा चलो भाई ठीक है, अभी तो हमें समझ में आ गया ये क्या है। तो क्या अगर V = IR होगा तो I = V/R नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, I = V/R होगा। तो हम P की वैल्यू अब I की जगह पे V/R रखेंगे तो स्क्वायर है तो V²/R² हो जाएगा इंटू R, स्क्वायर से ये R कैंसिल, तो P = V²/R आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पावर P की वैल्यू आई VI, दूसरी वैल्यू आ गई I²R, और तीसरी वैल्यू आ गई V²/R। तो VI पता है तो VI का मल्टीप्लाई करना पावर मिल जाएगा, I और R मिल गया तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, V और R पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, पावर निकल जाएगा। भाई पावर में बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछता है कि यार पावर की यूनिट क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से देखना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और नोट बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। अब देखो हम बात करेंगे किसकी, यूनिट ऑफ पावर की, यूनिट ऑफ पावर की बात करें, चलो करते हैं। P = बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, उधर से ही बोलो, हम समझ रहे हैं, कुछ बोले हो, W/T, हाँ सुनाई दिया, तो P = W/T। अब मुझे बताओ वर्क की यूनिट क्या होती है, सबको पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो यार, 9th में भी वर्क पावर एनर्जी पढ़े थे, तो जूल। टाइम की यूनिट सेकेंड, और यही जूल पर सेकेंड किसके बराबर होती है भाई, वाट। वाट लग गई, कहते हो ना यार इसकी तो वाट लग गई, वाट लग गई, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। जब ये रेजिस्टेंस से गुजरेगा तो इसकी वाट लग जाती है, मतलब रेजिस्टेंस इसको बर्बाद कर देता है, समझ में आ रहा है, तो ये है इसकी वाट लग गई। अब समझते हैं कि इसको वाट लगाते हैं इसको, तो पावर की यूनिट तो वाट आ गई, एग्जाम में खूब पूछता है वाट को डिफाइन करो, वाट को डिफाइन करो। तो यार एक बात समझो कि वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, और फिजिक्स में पावर जब भी यूनिट को डिफाइन करना हो तो जिस फार्मूले से आया है वहीं से चलो। तो भाई P = W/T,
अगर हम W को 1 जूल और टाइम को 1 सेकेंड लेते हैं तो P इज इक्वल टू 1 जूल और टाइम सेकेंड में तो पर सेकेंड एंड जूल पर सेकेंड इसका क्या, बोलो बोलो, हमको सुनाई दे रही है, तुम लोग उधर से बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूं। तो हो गया 1 वाट, तो पावर आ गया 1 वाट। अब इसको डिफाइन कैसे करें, बड़ी समस्या। तो पावर को समझो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट। इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। पावर क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो याद करो, इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। लिख लो, कॉपी पेन लो, लिखते जाओ। इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। मजा आया? नहीं आया ना? जब मैं आपको इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपकी थ्योरी और भी क्लियर होगी। चलो एक टॉपिक और ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसके न्यूमेरिकल के साथ ही शुरू करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, ऐसे ही जनरली बात कर लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अरे भाई, अक्सर देखा होगा कि जब कोई वायर से आप कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर बहुत लंबे टाइम तक वो फ्लो हो रहा है तो उसका वायर छूने पे तुमको गर्म लगता होगा। क्या लगता है? गर्म हो जाता है। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से वो गर्म हो गया, तो इसी को बोलते हैं करंट की वजह से ही वो गर्म हुआ। इसका मतलब यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो द फिनोमेना ड्यू टू विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, या द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यू कैन से इन अदर वर्ड्स द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच heat is produced in a current carrying conductor is called heating effect of electric current। और हीट जो प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, I स्क्वायर RT। स्पीड I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट की वैल्यू भी आती है, फिलहाल 10th में इससे आपको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। और ये जो मैंने पढ़ाया है ये सारे फार्मूले तुम्हें लर्न होने चाहिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आता ही है, आता ही है, आता ही रहेगा, ध्यान रखना। और ये सारी चीज़ें ढंग से पढ़ लेना। अभी मैं आपको बताऊंगा ओवरलोडिंग क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग समझते हो? घरों में अर्थिंग हुई है? नहीं हुई है तो पापा से कहो अर्थिंग करवाएं। मैंने भी अपना घर बनवाया, अर्थिंग नहीं करवाया, गड्ढा खोद करके रखे हुए हैं। लॉकडाउन ख़त्म हो तब अर्थिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तुम अपने कंप्यूटर का CPU छूते होगे, करंट मार देता होगा, क्यों? तो शॉर्ट सर्किटिंग में बहुत खतरा रहता है। शॉर्ट सर्किटिंग के सारे खतरों के बारे में आपको बताऊंगा। कई लोग तो सोच रहे होंगे हम तो खुद खतरों के खिलाड़ी हैं, हमें क्या डर है। ऐसा नहीं है, डर सबको लगता है। ओके ओके, थैंक यू। ढंग से वीडियो देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना, इधर उधर से ज़्यादा फालतू चीज़ें लिखना नहीं है, ढंग से नोट्स बनाइए, इसी पर क्वेश्चन आएगा आपका। ओके, थैंक यू।